आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। सल्तनत काल जो है ख़त्म हो चुका है और ये विजयनगर साम्राज्य है। यहाँ पर पूरा डिटेल में बात की जाएगी। क्वेश्चन आंसर भी नीचे कराए जाएंगे। घटना चक्र सीरीज चल रहा है, 2023-24 का एडिशन है। जो भी आपके एग्जाम लगे, यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस, एससी, आरओ, जूनियर असिस्टेंट बीडीओ, सबके लिए घटना चक्र अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना सबने निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपके मतलब की ही चीज़ें मिलने वाली हैं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट में मिलने वाली हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात अगर करें तो इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे, ठीक, भाई थे दोनों, एक छोटा भाई बड़ा भाई। दोनों ने मिल करके 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। उनके पिता जो है संगम के नाम पर उनका नाम संगम वंश पड़ा। जो इनके पिताजी थे उनका नाम था संगम, तो उसी नाम पे इनका जो वंश चल गया वो संगम वंश चल गया। और संगम वंश से ही विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य में मंत्री थे। जो हरिहर और बुक्का थे वो काम्पली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया, जो मोहम्मद तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, जो उल्टे सीधे काम करता था, मतलब विद्वान बहुत था लेकिन हर जगह उसे कि जो है ऐसी तैसी हुई पड़ी रहती थी, मतलब जो है कुछ उसका सेटिंग हो नहीं पा रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को क्या बंदी बना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। किसने? हरिहर और बुक्का ने उस समय इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जब मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको बंदी बनाया। लेकिन बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पली आए। उन्होंने काम्पली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। एक संत थे विद्यारण्य, उनके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर से वो हिंदू बन जाते हैं। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा भी ली थी। तो ये दोनों नाम याद रखना, विद्यारण्य और भाष्यकार, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनसे दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों में देखिए, संगम वंश जो चलता है 1336 से 1385 ईस्वी तक चलता है। संगम वंश 1336 से 1385। उसके बाद में सालू वंश आता है 1485 से 1505। सॉरी, यहाँ 1336 से 1485। सालू वंश 1485 से 1505 तक। तुलु वंश 1505 से 1570 तक। और अरवीडू वंश जो है वो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 1570 से आप जोड़ सकते हैं 1870। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः थी अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। देखिए, अनेगोंडी कब थी? जब आपका संगम वंश था। विजयनगर आपका सालू वंश, उसके बाद वेनुगोंडा तुलु वंश और चंद्रगिरी आपका अरवीडू वंश में था। चलिए, 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम जो थे वो मदुरा विजय है 2 सेनाएं भेजते हैं। हरिहर प्रथम जो होते हैं 1352 से 53 तक इनका शासन रहता है और ये 2 सेना भेजते हैं, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी जो है कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन जो है अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। जो कुमार कंपन थे तो उन्होंने अड्यार से मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम, गंगा देवी ने ग्रंथ लिखा है मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है कुमार कंपन का। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। जो बुक्का राय प्रथम थे उनके पुत्र थे। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र हरिहर द्वितीय जो है गद्दी पर बैठाता है। 1377 से 1404 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठता है। उसने जो है हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, काची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया था। किसने? आपके हरिहर द्वितीय ने, जो कि बुक्का प्रथम के जो है पुत्र थे। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव, जो कि बेलगांव का जो 24वां एडिशन हुआ था, गांधी जी गए थे ना, वो पढ़िएगा। तो बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। उन्होंने बेलगांव और गोवा को छीन लिया था। किससे? बहमनी राज से। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव का एक रूप होता है विरूपाक्ष, चंद्रशेखर होते हैं, बहुत सारे रूप है शिव जी के, तो विरूपाक्ष रूप का वो क्या था? उपासक था।
चंद्रागिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 में सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। जो नरसिंह सालू होते हैं चंद्रागिरी के सामंत थे और इन्होंने क्या किया कि जो संगम वंश के अंतिम शासक आपके देवराय थे, देवराय अंतिम शासक थे, ये याद रखना। प्रथम शासक आपके हरिहर थे, अंतिम जो है देवराय थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया जाता है और 1485 में वो गद्दी पर कौन बैठ जाते हैं? नरसिंह सालू। और नरसिंह सालू जो है सालू वंश की स्थापना कर देते हैं। और वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र, जो वीर नरसिंह होते हैं नरसिंह सालू के पुत्र इमाद नरसिंह सालू का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं और तुलु वंश की स्थापना करते हैं। तुलु वंश का पहला शासक हो जाता है वीर नरसिंह। मतलब सालू वंश की स्थापना आपकी कौन करता है? सालू वंश की आपकी स्थापना जो करते हैं नरसिंह सालू करते हैं। लेकिन जो नरसिंह सालू के अंतिम शासक होते हैं उनका क्या नाम रहता है? इमाद नरसिंह। इमाद नरसिंह को मार देते हैं कौन? आपके इमाद नरसिंह को वीर नरसिंह मार देते हैं और वीर नरसिंह जो है तुलु वंश की स्थापना कर देते हैं। और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन पर आसीन होता है। कृष्णदेव राय का नाम सुना है, बाबर के समय की बात है। बाबर, उसका बाबरनामा में जिक्र करता है कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कृष्णदेव राय थे। तो 1509 से 29 तक चलता है और 1526 में आपका पानीपत का युद्ध होता है, समझ सकते हैं। कृष्णदेव राय जो है वो बाबर के समकालीन थे। तो तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेव राय, ये भी याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। पहले संगम वंश होता है, ठीक, संगम सालू वंश हो गया और उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद में आपका अरिमेडु वंश। तो इतने वंश होते हैं, ये सीरीज से लगाने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा जरूरी पढ़ाया जा रहा है। कृष्णदेव राय जो हैं आपके बाबर के समय होते हैं और ये तुलु वंश के होते हैं, याद रखना। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय होता है, जिसने 1529 से 42 तक शासन किया। अच्युत देव राय ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा, किसके साथ? सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित होती है और कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर के साहित्य में अमर हो जाता है। क्योंकि बाबर भी इनकी जो है बहुत ज़्यादा वीर गाथा करता है कि भैया सबसे वीर राजा यही, तो भैया सबको हराते रहते हैं, इसीलिए कहा है, ऐसे थोड़े कह दिया है। तो जो आपके कृष्णदेव राय का युग होता है ना, वो क्लासिकी युग माना जाता है, ठीक। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे, जो तेनाली राम वगैरह थे भैया, सब उन्हीं के यहाँ थे। तेनाली राम वाली सीरीज आपने देखी होगी टीवी पे, वो कृष्णदेव राय के यहाँ ही थे, जिन्हें अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज कहाँ थे? अष्टदिग्गज जो है वो आपके कृष्णदेव राय के वहाँ पर थे, शोभित करते थे। चलिए, शिवाजी महाराज के यहाँ कौन से 8 लोगों का समूह होता था, उसका नाम बताइए आप लोग। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? आपके कृष्णदेव राय के युग को। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे, मतलब कविता भी करते थे, लिखते भी थे और बहुत पढ़ाकू थे, समझ लीजिए आप। उनकी प्रमुख रचना की थी अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद जो लिखी है उन्होंने, वो कृष्णदेव राय ने लिखी है। आंध्र भोज भी इन्हें कहा जाता था, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। तेलुगु भाषा के जो 5 महाकाव्य है ना, तो उसमें एक है। जैसे आप लेंगे कि भैया अवधी भाषक महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। तो उसी तरह से तेलुगु भाषक 5 महाकाव्यों में अमुक्तमाल्यद की जो है गिनती होती है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन आए हुए हैं कि हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया है। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोरमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, उन्हीं के समय में आता है, ठीक। किसके समय में? कृष्णदेव राय के समय में। और ये विजयनगर की यात्रा करता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है, ठीक। और फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आते हैं। तो अब्दुल रज्जाक जो होते हैं फारसी राजदूत होते हैं, ये किसके समय में आते हैं? संगम वंश, जो कि सबसे पहला वंश था, जो हरिहर और बुक्का जो स्थापित करते हैं, तो संगम वंश की स्थापना ही करते हैं, क्योंकि उनके पिता का नाम संगम रहता है। तो संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? देवराय द्वितीय थे। उन्हीं के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है आपके विजयनगर में आता है और घूमता फिरता है, टहलता है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था। तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया? अभी तक फारसी, तुर्की सब पूछा जा रहा है, अभी हो सकता है तेलुगु पूछ लें,
तो कैसे लगाएंगे आप घटना चक्र पढ़ेंगे ना तो सब लगाएंगे। तो नन्ने ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया। नाम देखो कितने अच्छे अच्छे हैं कि जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा फिर 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। मतलब नन्ने ने शुरुआत की, टिक्कन ने थोड़ा काम किया और फिर एर्रन ने उसे पूरा कर दिया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। तो याद कर लो, नन्ने, टिक्कन और एर्रन ये क्या हैं? कवित्रय हैं तेलुगु साहित्य के। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। जो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण थे, उन्हें विजयनगर के जो भी राजा होते थे उनका जो है आश्रय मिला हुआ था। और जनवरी 1565 थी, उसमें तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना होती हैं और विजयनगर एक तरफ होता है। मतलब बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सब जो है मुस्लिम वाले क्षेत्र होते हैं और ये सब मिल करके विजयनगर के ऊपर हमला कर देते हैं, विजयनगर को पराजित करते हैं 1565 में तालीकोटा के युद्ध में। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, मतलब बरार नहीं था और बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा सब था। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कौन शामिल नहीं था? तो बरार शामिल नहीं था, सारे शामिल थे विजयनगर को हराने में। और फरिश्ता के अनुसार यह एक युद्ध तालुकोटा में लड़ा गया, क्योंकि युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। कहने का मतलब यह कि फरिश्ता ने कहा कि ऐसा है कि तालीकोटा का युद्ध जो है लड़ा गया है युद्ध, लेकिन तालीकोटा में लड़ा गया, लेकिन इसका वास्तविक क्षेत्र जो था राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में था। एक राक्षसी ग्राम था, एक तंगड़ी था, उनके बीच था। तालीकोटा के युद्ध के समय, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उस समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे 1542 से 70 तक, किंतु वास्तविक शक्ति जो थी उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। जब ये तालीकोटा का युद्ध होता है, बैठे तो सिंहासन पे सदाशिव राय रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में शक्ति वक्ति नहीं रहती है, शक्ति होती है मंत्री राम राय के हाथों में। समझिए बात को। अरावीडू वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अभ्यस्त करके पेनुकोंडा में की थी। मतलब जो तिरुमल होते हैं वो सदाशिव को अभ्यस्त कर देते हैं 1570 में और फिर करते हैं अरावीडू वंश की स्थापना। देखिए वंश जरूर याद रख लीजिए, संगम आता है, संगम के बाद में सालू आता है और सालू के बाद में तुल्लू आता है, तुल्लू के बाद में आपका अरावीडू आता है। ठीक, तो आपके मंत्री सदाशिव तिरुमल जो है सदाशिव को हटा देते हैं और गद्दी बैठ जाते हैं। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम था और रंग प्रथम के बाद जो इसका उत्तराधिकारी था रंग प्रथम हुआ था, रंग प्रथम नाम है। ठीक, रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। किसका? अरावीडू का रंग प्रथम जो है पहले संस्थापक हैं, पहले उत्तराधिकारी। उसने जो है चंद्रागिरी का अपना मुख्यालय बनाया था। किसने? चंद्रागिरी को अपना मुख्यालय बना लिया। तो अरावीडू वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? चंद्रागिरी थी। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में अंतिम वंश था और वेंकट द्वितीय जो थे वो राजा ओडियार के समकालीन थे। वेंकट द्वितीय जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना ओडियार ने की थी और उन्हीं के समय वेंकट द्वितीय थे जो कि आपके अरावीडू वंश के थे। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? भूमिकर। भूमिकर से ही काम चलता था सब। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक होती थी। 1/3 और 1/6 होती थी। समझिए बात को। मतलब जैसे 3 किलो अनाज पैदा हुआ तो 1 किलो आपको देना है भूमि कर, या 6 किलो पैदा हुआ तो 1 किलो देना है। कहने का मतलब जो ज़्यादा गरीब लोग होते थे उनसे क्या किया जाता था कि आपका 1/6 ले लिया, लेकिन थोड़ा जिसके पास ज़्यादा ज़मीन उससे 1/3 ले लेते थे। ये सिस्टम था। और समझिए बात को। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता है कि कैसी भूमि कैसी है आपकी और फसल कैसी है, उसी आधार पर लिया जाता था। शिष्ट राय रेखा नामक एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता है। जो शिष्ट होता था, शिष्ट नाम याद रखो, ये राय रेखा जो होती थी नामक कर जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। शिष्ट क्या है? एक कर है, राय रेखा नामक कर है। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 मतलब अस्थवन या अथवन कहा जाता है। जो केंद्रीय राजस्व विभाग था उसे क्या कहा जाता था? 58। ये सब कीवर्ड याद रखने हैं आपको। हम्पी के खंडहर जो होते हैं, जो हम्पी के खंडहर, हम्पी का कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। जो हम्पी के खंडहर हैं कर्नाटक में स्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है।
हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर, जो कि आपके कृष्णदेव राय ने हजारा विट्ठल मंदिर बनवाया था, का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 में करवाया। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ जो हैं संगीत में स्वर निकालते हैं। सोचिए भैया, मतलब खम्भों से जो है संगीत निकलता है अरिजीत सिंह वाला, तो ये सिस्टम है, समझिए बात को। तो विट्ठल मंदिर आपका हम्पी में है, समझिए बात को। चलिए अब क्वेश्चन आंसर चालू हो गया। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट उसमें करवाएंगे, क्योंकि इकट्ठे जब हो जाएगा ना तो आपका जो है सर दर्द करने लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।